हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी के बाद ससुराल में प्रवेश के समय रिश्तेदारों की औरतों ने मुझे आंगन में बिठा दिया। वहां मेरे सामने ही मेरा देवर साहिल बैठा हुआ था, जो मुझे लगातार देखे जा रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 16 साल थी। एक प्यारा सा लड़का था, मगर मुझे अजीब लग रहा था कि वो लगातार मुझे ही देख रहा है। मैं नजरें चुराकर उससे दूर देखने का प्रयास कर रही थी, मगर उसकी हरकतें मुझे असहज कर रही थी। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो मुझसे नजरें क्यों नहीं हटा रहा। रस्में खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में चली आई और काफी उदास महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे पति सूरज कमरे में आए। उन्होंने मेरे चेहरे पर उदासी देखी और मुझसे पूछा कि क्या बात है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराई। मुझे लगा कि उन्हें बताना सही नहीं होगा कि साहिल की हरकतों ने मुझे असहज किया था। आखिरकार वो उनका भाई था। अगले दिन जब मैं नाश्ते के लिए बाहर आई, तो देखा कि साहिल पहले से ही टेबल पर बैठा है। मैं भी उसके सामने जाकर बैठ गई। साहिल ने फिर से मेरी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया। इस बार भी मुझे असहजता महसूस हो रही थी। तभी मेरे पति सूरज टेबल के पास आए और साहिल के पास बैठकर उसकी प्लेट में दाल और रोटी रखी और खुद ही उसे खिलाने लगे। मैंने हैरान होकर पूछा, सूरज, साहिल खुद भी खा सकता है, आप क्यों उसे खिला रहे हैं? तब सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आरती, साहिल देख नहीं सकता है, वो अंधा है। ये सुनकर मेरे मन में अजीब सा भाव आया। मैं असमंजस में थी। साहिल का बार बार मुझे देखना और मुस्कुराना अब एक नई दृष्टि से समझ में आने लगा था। सूरज के ये शब्द सुनकर मेरा हाथ में थमा निवाला वहीं रुक गया। मैं हैरानी में साहिल की ओर देखने लगी। इतने खूबसूरत लड़के की आंखें ग्रे रंग की और बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे देखने की क्षमता नहीं थी। मुझे अचानक ही अपने दिल में अफसोस होने लगा। कल से मैं ना जाने कितनी बार इसके बारे में बुरा भला सोच चुकी थी। सूरज के चेहरे पर गहरी उदासी थी। उन्होंने बताया, साहिल बचपन से ही अंधा है। हमने कई डॉक्टरों से इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं होगा। सूरज ने गंभीरता से कहा, अब तक इसके सारे काम मैं ही करता था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसे अपना छोटा भाई समझकर इसका ख्याल रखना। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मगर दिल में गहरा अफसोस था। साहिल देखने में इतना खूबसूरत और प्यारा था। काश ये देख पाता। मेरी बात सुनकर साहिल की आंखों में आंसू आ गए। वह हल्की आवाज में कहने लगा, भाभी, मेरी कितनी इच्छा थी कि मैं आपको देख पाऊं, मगर ये मेरी किस्मत है। मेरी एक ही भाभी है और मैं उसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में उसके लिए नफरत की हल्की सी भावना थी, वो अब पूरी तरह से हमदर्दी में बदल गई थी। मेरी हैरानी और बढ़ गई जब सूरज ने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन करने का जिक्र किया। उन्होंने जाते जाते कहा, साहिल को खाना तुम अपने हाथ से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाना खिलाने की बात तक तो सब ठीक लगा, मगर कपड़े बदलवाने की बात सुनकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गई। मैंने कहा, सूरज, यह सही नहीं है। मैं कैसे उसके कपड़े बदलवा सकती हूँ? सूरज ने हंसते हुए कहा, उसे छोटे भाई की तरह समझो और उससे प्यार करो। मैं ऑफिस के काम देखूं या इसे संभालूं, ये मुझसे नहीं होगा। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहकर वे चले गए और मैं परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर क्या करूं। अभी मैं यह सब सोच ही रही थी कि साहिल के कमरे से उसकी आवाज सुनाई दी। वो बार बार भाभी, भाभी पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो देखा, वह बनियान पहने खड़ा था और कहने लगा, भाभी,
मेरी शर्ट दे दीजिए। पता नहीं भाई ने कहाँ रख दी है, मैं देख नहीं पा रहा। शर्ट बेड के कोने में टंगी हुई थी। मैंने उसे शर्ट पकड़ा दी। उसने शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन ठीक से बंद नहीं कर पा रहा था। मजबूरन मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। मैंने उसकी शर्ट के बटन बंद किए तो वह खुश होकर कहने लगा, भाभी, मेरे बाल भी बना दो। मैंने ड्रेसिंग टेबल से कंघा निकाला और उसके बाल बना दिए। फिर उसने कहा, भाभी, अपना हाथ दीजिए। मैं थोड़ी असमंजस में थी, पर फिर भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने मेरे हाथ को दोनों हाथों में लेकर कहा, भाभी, आपको देख तो नहीं सकता, मगर महसूस करना चाहता हूँ कि आप कैसी हैं। माँ की ममता मुझे कभी नहीं मिली। बहुत छोटा था जब मेरी माँ चली गई और 2 साल पहले पापा का भी देहांत हो गया। तब से सूरज भाई मेरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अब शादी के बाद आपको भी इस जिम्मेदारी में बांध दिया है। वो उदासी भरी आवाज में ये सब कह रहा था और मेरी आंखों में भी हल्का सा नमी महसूस होने लगी। मैंने साहिल को हंसते हुए कहा, तुम किसी पर बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी इस बात पर वह मुस्कुरा उठा और बोला, भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, साहिल की कुछ हरकतें मुझे थोड़ी अजीब लगने लगी। वह मुझसे बहुत ही अधिक खुलकर बात करने लगा था और हर छोटे मोटे काम के लिए मुझे ही बुलाता। कभी कहता, भाभी, मेरी शर्ट पहनवा दीजिए, मुझे बटन सही से बंद नहीं होते। तो कभी कहता, तौलिए से मेरे बाल पोंछ दीजिए। वह काम जो वह खुद भी कर सकता था, वह भी मुझसे करवाने की कोशिश करता। अक्सर ऐसा होता कि मैं किचन में बर्तन धो रही होती और वह जोर जोर से भाभी, भाभी चिल्लाने लगता। मैं भागती हुई उसके कमरे में जाती तो देखती कि वह हंसते हुए मोबाइल पकड़े होता और कहता, भाभी, यह गाना सुनिए, कितना अच्छा है। मैं उससे कहती, साहिल, तुम सुन रहे हो तो चुपचाप सुनते रहो, मुझे काम करना है। मैंने बड़े प्यार से उसे समझाया कि मुझ पर बहुत काम की जिम्मेदारी है। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, काम क्या है, छोड़िए ना, काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। आप मेरे साथ बैठकर गाना सुनिए, आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। मैं थोड़ी देर उसके पास बैठ गई और उससे पूछा, अच्छा, ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वह हंसते हुए बोला, आपका दिमाग खाऊंगा। मैं हंसते हुए उठ खड़ी हुई और कहा, अब खबरदार जो काम के वक्त मुझे बुलाया। मुझे सूरज के लिए मटर पनीर बनाना है, तुम्हें भी तो पसंद है, और तुम्हें क्या पता कितना वक्त लगता है इसे बनाने में। मैं किचन में चली गई और 2 घंटे तक मटर पनीर बनाने में लगी रही। खाना बनाने के बाद जब मैंने देखा कि घर गंदा पड़ा है, तो सफाई करने लगी। सोचा कि लगे हाथ साहिल का कमरा भी साफ कर दूं। मगर जैसे ही उसके कमरे में गई, देखा कि वह खुद ही चीजों को टटोल-टटोल कर साफ करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा था, जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। यह देखकर मैं मुस्कुरा उठी और कहा, अरे, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? मैं कर दूंगी। साहिल ने गंभीरता से कहा, नहीं भाभी, आप थक जाएंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि सारे काम आपके सिर पर डाल दिए गए हैं। आप मुझे छोटे मोटे काम बताती रहें, जो मैं कर सकता हूँ, मैं कर लिया करूँगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, तुम बस वीडियो सुनो। मैंने उसे एक कहानी वाला वीडियो लगा दिया। लेकिन साहिल ने मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे पास बैठने को कहा। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और कहने लगा, अब बहुत काम कर लिया आपने, अब कुछ देर आराम कीजिए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साहिल, ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे चाय भी बनानी है। वह हंसते हुए बोला, ठीक है भाभी, लेकिन मुझे भी अपने साथ किचन में ले चलिए।
मुझे बताइए कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ छुड़ाया और किचन में चली गई। उसके लिए चाय बनाई और चिप्स भी तले। जब उसे चाय दी, तो वह चिप्स खाते खाते मेरी तारीफें करने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मुझे हैरान कर दिया। मुझे सुबह से बुखार था, लेकिन सूरज को मेरी हालत की परवाह नहीं थी। उन्होंने मुझे सिर्फ बुखार की दवा देकर कहा, देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो, और चले गए। उस समय मुझे एहसास हुआ कि साहिल का ख्याल रखना अब मेरे लिए और भी मुश्किल होने वाला है। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ का निवाला अधूरा ही रह गया। वह एक खूबसूरत, मासूम सा लड़का था, और उसकी ग्रे रंग की आंखें उसे और भी अलग बनाती थी। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि इतनी खूबसूरती के बावजूद वह देख नहीं सकता था, और मैं अब तक जाने कितना गलत सोचती रही थी। सूरज के चेहरे पर भी उदासी थी। उसने बताया कि साहिल बचपन से ही अंधा है और बहुत इलाज करवाने के बाद भी डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी है कि वह कभी देख पाएगा। फिर उसने कहा, साहिल का ख्याल तुम्हें रखना है, वह अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे छोटा भाई समझकर उसके सारे काम कर देना। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन दिल में एक अफसोस था कि इतना प्यारा और भोलापन होने के बावजूद वह दुनिया नहीं देख सकता। मेरी बात सुनकर साहिल की आंखें भर आईं। वह बोला, भाभी, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देख पाऊं, लेकिन ये मेरी किस्मत का खेल है। उसकी यह बात सुनते ही मेरे मन में उसके प्रति करुणा और स्नेह उमड़ आया। धीरे धीरे मैं उसकी देखभाल में रम गई। कुछ दिनों बाद सूरज ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और जाते वक्त मुझसे कहा, अब से साहिल को खाना भी तुम ही खिलाओगी और उसके कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाना खिलाने तक तो ठीक था, लेकिन कपड़े। यह सुनकर मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन उसने समझाया कि यह उसकी मजबूरी है। फिर वह चले गए और मैं एक नई जिम्मेदारी का भार महसूस करने लगी। एक सुबह मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। गले में दर्द था और बुखार भी बढ़ता जा रहा था। मैं कमरे में लेटी हुई थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। साहिल ने दरवाजा खोला और धीरे धीरे मेरे पास आकर बोला, भाभी, क्या हुआ? आपने अभी तक मेरा नाश्ता नहीं बनाया। मैंने धीरे से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने मेरी हालत देखी तो परेशान हो गया। फिर मैंने उससे कहा, सूरज को फोन कर दो और कह दो कि मैं ठीक नहीं हूँ। साहिल कमरे से बाहर चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद किचन से उसकी चीखने की आवाज आई। मैं चौंक उठी और जल्दी से किचन की तरफ दौड़ी। किचन में जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। साहिल के कपड़ों में आग लगी हुई थी। घबराकर मैंने जल्दी से पास की तौलिया उठाई और उसके कपड़ों की आग बुझाई, लेकिन तब तक उसका हाथ और पेट काफी हद तक जल चुके थे। वह दर्द से तड़प रहा था और मैं बस उसे ढांढस बंधा रही थी। मैंने तुरंत सूरज को फोन किया और थोड़ी देर में वह घर आ गए। सूरज उसे डॉक्टर के पास ले गए और मैं घर में अकेले रो रही थी, साहिल के दर्द और अपनी लाचारी को महसूस करते हुए। सुबह जब सूरज ने फोन किया तो उसने कांपती आवाज में बताया कि साहिल अब हमारे बीच नहीं रहा। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मेरा दिल टूट गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद मैंने और सूरज ने साहिल के दुख को सहते हुए जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की। जब हमारा बेटा हुआ, सूरज ने कहा, इसका नाम तुम रखो। मैंने जवाब दिया, मैं इसका नाम साहिल रखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर सूरज की आंखें भर आईं। मैंने बच्चे को सीने से लगाया और महसूस किया कि साहिल ने किसी रूप में हमें फिर से अपनी उपस्थिति का एहसास दिला दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कहानियाँ जायज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई कहानियों का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।